हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर पूछे गए हैं। मैंने इसमें से आपको 25 नंबर क्वेश्चंस तक टोटल आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी मैं आपको करवाने वाला हूं 26 नंबर से लेके आगे जितने हमारे क्वेश्चंस बचेंगे वो सारे। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, मैं आपको विद फोटोज़ और टोटल मेरे पास जिस भी आंसर क्वेश्चन की क्या डिटेल बनती है वो पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ और विद फोटोज़ मैं आपको दिखाकर उसकी डिटेल वाइज मैं आपको समझाता हूँ। तो यही मेरा तरीका रहता है सारे क्वेश्चंस करने का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। जितने भी क्या है आपके पास, आपके जितने दोस्त हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ने वाले हैं, उनके साथ आप इसको शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर, लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। अब हमारे पास जो लैंप होल्डर है उसमें से छोटे जो उपकरण होते हैं, जैसे कि रजिस्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, डायोड वगैरह लगे होते हैं, उनके लिए हमें आपूर्ति लेने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो उनके लिए आपूर्ति के लिए हमें वेरी लो वोल्टेज चाहिए। लो वोल्टेज चाहिए तो हमारे पास जो अडोप्टर है वही क्या कर सकता है, हमारे पास लो वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है। अडोप्टर क्या करेगा, जो हमारी मेन वोल्टेज जो आ रही है 230 वोल्टेज, उसको लो कर कर ये हमारे पास जो छोटे उपकरण है उनको ये सप्लाई दे देगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको अडोप्टर लैंप होल्डर किस तरह से दिखाई देता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलते हैं फ़ोटोज़ के साथ। ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पास क्या है, अडोप्टर लैंप होल्डर की फ़ोटो है। यहाँ पर क्या है, इस लैंप होल्डर के अंदर क्या है, जो मेरे पास मेन जो सप्लाई आती है 230 वोल्टेज, उसको क्या कर देगा, ये लो कर कर कम वोल्टेज करके और आगे सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इस पर क्या है मेरे पास, यदि 15 ओम, 20 ओम, 35 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। मेरे पास तीनों प्रतिरोध ये किस में है, श्रेणी क्रम के अंदर है। मान लीजिए मेरे पास एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है। फर्स्ट वाला है 15 ओम का, दूसरा है मेरे पास 20 ओम का और तीसरा है मेरे पास 35 ओम का। आप सभी को पता है श्रेणी क्रम के अंदर हम डायरेक्ट इनको ऐड कर देंगे। 15 प्लस में 20 प्लस में 35, तो टोटल जो मेरे पास इनका जोड़ मिलेगा वो मुझे मिलेगा 70। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, एक गैर हाइड्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ, जो कि हमारे पास क्या है, गैर हाइड्रोस्कोपिक एक इंसुलेटर पदार्थ है जो कि धारा को फ्लो नहीं करवाता, जिस पदार्थ को इंगित करता है उनमें निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर गुण कौन सा मौजूद होना चाहिए। तो हमारे पास यह है, हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं कर सकता। ठीक है, जो हमारे पास ये हाइड्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ है, ये हवा या मिट्टी से क्या करेगा, नमी अवशोषित नहीं करता। ठीक है, ये इसका मेन जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। SCR के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो SCR एक क्या है, हमारे पास कौन सा स्विच होगा वो पूछा गया इसके अंदर। तो आप सभी को पता है SCR एक हमारे पास एक दिवसीय है, जिसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, जिसे बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शनल हमारे पास स्विच होता है। ये एक SCR जो है एक। अब मैं आपको SCR की थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा डिटेल बताता हूँ, विद फोटोज़ मैं आपको समझाता हूँ। तो चलते हैं फोटोज़ के साथ। यहाँ पर आपको SCR दिखाई दे रहा है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये हमारे पास क्या होता है, SCR जो है एक हाई वोल्टेज हाई करंट ऑपरेशन में काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, SCR कंडक्ट इन ओनली वन डायरेक्शन। SCR सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट हो सकता है। सिंबल की बात करते हैं, हमारे पास SCR का सिंबल होता है जो कि क्या है, एक ही डायरेक्शन में कनेक्ट होता है। हमारे पास इसके 3 टर्मिनल बने होते हैं। टर्मिनल कौन कौन से होंगे, एनोड, कैथोड और हमारे पास गेट, ये तीनों टर्मिनल होते हैं। 3 मेरे पास जंक्शन होते हैं और 4 मेरे पास इसकी लेयर होती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ SCR के बारे में आपको पता चल गया है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर।
तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिया। SCR एक दिवसीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल हमारा डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध, जो कि विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। ये डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। इसके अंदर क्या है मेरे पास 50 बटा परिपथ में बिंदुओं की संख्या, मतलब हमारे पास जो सर्किट है उसके अंदर कितने पॉइंट हैं उनकी संख्या कितनी होगी, हमें मेगा ओम के अंदर लेना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल, अत्यधिक यानी एक्स्ट्रा मेरे पास दे रखा है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेंज कितनी होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज रेंज कितनी होनी चाहिए एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल की, तो मेरे पास 33 kV से लेकर 66 kV तक हमारे पास रेंज होती है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल की। अगर आपको और भी कुछ पूछे तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज बताता हूँ। अगर हमारे पास सुपर टेंशन केबल हो तो उनके बारे में, डायरेक्ट हमारी हाई टेंशन केबल हो उनके बारे में कितनी रेंज होती है, विद आपको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ मैं। अब चलते हैं फ़ोटोज़ के साथ। ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर मैं आपको केबल भी साथ साथ में दिखाई गई है। सबसे पहली मेरे पास कौन सी है, लो टेंशन केबल बोली जाती है, LT जो केबल बोलते हैं। इसके अंदर हम लगभग 1000 वोल्टेज तक यूज़ करते हैं और इसके अंदर जो इंसुलेटिंग थिकनेस होती है वो होती है 1.5 mm की। ये आपको पता होना चाहिए। LT केबल के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, हाई टेंशन जिसे बोलते हैं HT केबल। HT केबल हमारी यूज़ करते हैं 11 kV लाइन के लिए और इसके अंदर थिकनेस जो इंसुलेटिंग होती है वो 4.5 mm तक की होती है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सुपर टेंशन केबल जो है मेरे पास, ये हम यूज़ करते हैं 33 kV तक। ठीक है, और थिकनेस ऑफ इंसुलेटिंग ये मेरे पास 8 mm तक की थिकनेस ऑफ इसकी इंसुलेटिंग की होती है। इसके इंसुलेटिंग मतलब का आप समझ रहे होंगे, इसके ऊपर जो परत चढ़ा रखी है हमने ये जिसे सर्विंग बोलते हैं, ये हमारे पास कितनी होती है 1.5 mm की, इसके अंदर 4.5, इसके अंदर 8 mm की होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, सुपर टेंशन केबल को हम यूज़ करते हैं 33 kV तक। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल के बारे में पूछे, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया था, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल ये हमारे पास हम यूज़ करते हैं 66 kV तक। इसके ऊपर जो थिकनेस ऑफ इंसुलेटिंग होगी वो होती है 16 mm की हम यूज करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास दे रखा है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल की बात करें, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल की बात करें तो ये हम यूज़ करते हैं 132 kV लाइन तक के लिए। इसके ऊपर जो मेरे पास थिकनेस ऑफ इंसुलेटिंग होगी वो मेरे पास है 23 mm तक। ठीक है, तो ये मैंने आपको केबल्स के बारे में बेसिक डिटेल्स बता दी है। इन्हीं में से क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है, अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है विद डिटेल विद फोटोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अल्टरनेटर फील्ड जो है हमारे पास को DC सोर्स द्वारा उत्तेजित किया जाता है। आप सभी को पता है हम अल्टरनेटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर अल्टरनेटर सिर्फ AC वोल्टेज जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं भी हमारा जो अल्टरनेटर है वो कौन सी सप्लाई उत्पन्न करेगा, तो वो करेगा हमारे पास AC सप्लाई। अल्टरनेटर का नाम आए तो, अगर कहीं पर जनरेटर का नाम आए तो जनरेटर हमारा क्या यूज़ करता है, जनरेटर हमारा DC सप्लाई उत्पन्न करता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जनरेटर यूज़ करेंगे DC के लिए, अल्टरनेटर AC के लिए। यहाँ पर पूछा क्या गया है, अल्टरनेटर फील्ड को DC सोर्स द्वारा उत्तेजित किया जाता है। हम DC सोर्स से उत्तेजित करते हैं अल्टरनेटरी फील्ड वाइंडिंग को, जो बीच वाली वाइंडिंग होती है। तो सामान्यतः एक डैश होता है, तो हम किस चीज़ से हम उसको उत्तेजित करते हैं ये पूछा गया है इसके अंदर। DC शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर से हम यूज़ करते हैं, हम इसको उत्तेजित करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं ये, क्योंकि हमारे पास DC शंट और कंपाउंड जनरेटर की जो हमारे पास स्पीड रहती है, जो हमारी स्पीड होती है उसे हम मानते हैं स्थिर स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड मानी जाती है। तब क्या ये कॉन्स्टेंट स्पीड में बना रहता है और ये क्या है, उसको फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित कर देता है। और फिक्स जो पोल बनते हैं नॉर्थ और साउथ, उनको ये जनरेट कर देता है। मैं आपको इसको फोटोज़ के हिसाब से दिखाता हूँ।
जैसे कि मेरे पास ये एक सिंक्रोनस जनरेटर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसकी क्या, ये मेरे पास स्टेटर वाला भाग है, ये मेरे पास रोटर मानते हैं इसके अंदर। जो मेरे पास ये फील्ड वाइंडिंग मानी जाती है इसके अंदर वाले भाग को, और यहाँ पर बाहर वाले भाग को हम मानते हैं इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर क्या है, मेरे पास जो बीच वाली मेरे पास फील्ड वाइंडिंग है उसको उत्तेजित करने के लिए हम एक क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई यहाँ पर दे रहे हैं। ये डीसी सप्लाई किसके थ्रू दे रहे हैं, ये हम शंट जनरेटर और हम क्या दे रहे हैं, किसके थ्रू, कंपाउंड जनरेटर के द्वारा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। चलते हैं क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। मैं आपको सारी डिटेल वाइज क्वेश्चंस बता रहा हूँ, विद फोटोज़ आपको दिखाकर मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, समझ भी आ रहा होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की इकाई है। धारा की इकाई सभी को पता है, धारा की इकाई हमारी एम्पियर होती है। अगर एक और पूछ लिया जाए तो मेरे पास क्या है, Q बराबर IT, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ से धारा निकालेंगे, I बराबर मेरे पास होगा Q बटा में T। यहाँ पर Q मेरे पास आवेश होता है, आवेश की इकाई क्या होती है, आवेश की इकाई होती है कूलाम, ठीक है। और मेरे पास इसकी इकाई, टाइम की इकाई होती है सेकंड, तो कूलाम बटा सेकंड भी एक हमारे पास करंट की इकाई बन जाती है। यहाँ पर भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट मेरे पास वोल्ट किसकी इकाई होती है, वोल्टेज की। ओम किसकी इकाई होती है, प्रतिरोध की। किलोवाट kWh, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी जो कॉमर्शियल इकाई होती है kWh, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। कॉमर्शियल इकाई की बात करें तो हमारी होगी kWh, किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जिसे हम W से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंगल फेज AC परिपथ में, सिंगल फेज है हमारे पास, AC सर्किट है, शक्ति का सूत्र क्या होगा। अब AC सर्किट है हमारे पास, सिंगल फेज है, तो उसके अंदर एंगल जरूर बनेगा हमारे पास cos थीटा। शक्ति हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर हमारे पास क्या होता है, VI, तो हमारे पास क्या बनेगा, VI cos थीटा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास सिंगल फेज AC परिपथ की शक्ति का सूत्र होगा। अगर आपको 3 फेज के बारे में पूछ लिया जाए तो 3 फेज आपके लिए पावर, लाइन पावर और आपको फेज पावर कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है। मुझे क्या बताना है आपको, फेज, लाइन पावर और फेज पावर क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं मुझे इनकी वैल्यू क्या होगी 3 फेज AC सर्किट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास दिया हुआ है हेलोन अग्निशामक। जो हमारे पास हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर है, इनमें से कौन सी सामग्री भरी होती है। जो हमारे पास हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर कौन सी सामग्री होगी, आप सभी को पता है, जिसे बोलते हैं BFC, ठीक है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, ठीक है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, ये हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। ये जो हम यूज़ करते हैं हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर, हम लगभग क्लास A जो हमारे पास फायर होती है उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, हम क्लास B के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और क्लास C के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो फायर लगती है उसके अंदर भी क्या है, इस एक्सटिंग्विशर को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में और दिखाता हूँ मैं। शुष्क पाउडर, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में विद फोटोज समझ। ये मेरे पास क्या है, एक्सटिंग्विशर दिए हुए हैं सारे। एक्सटिंग्विशर मेरे पास सबसे पहले वाटर टाइप है, तो वाटर टाइप को यूज़ करते हैं सिर्फ सॉलिड में जो आग लगती है, जैसे कि वुड, पेपर, क्लॉथ में आग लगती है उसके लिए, ठीक है। आगे मेरे पास लिक्विड में यूज़ नहीं करेंगे, गैसेज में यूज़ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते, कुकिंग ऑयल, फैट में यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है मेरे पास फोम टाइप। फोम टाइप हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, फोम टाइप मेरे पास एक्सटिंग्विशर है उसको यूज़ करते हैं लकड़ी के अंदर, या फिर कपड़े के अंदर जो आग लगती है, या फिर जो लिक्विड के अंदर आग लगती है, और जो मेरे पास ऑयल है ये भी लिक्विड है, इसके अंदर आग लगती है, तो यूज़ करेंगे फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर। ड्राई टाइप हम किसी में यूज़ करते हैं, ड्राई टाइप हम सभी के अंदर लगभग क्या है, वुड, पेपर और क्लॉथ के अंदर, लिक्विड के अंदर भी, गैसेस के अंदर भी यूज़ करेंगे ड्राई टाइप हम। और हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम कौन सा, ड्राई टाइप पाउडर जो हमारे पास होता है उसको यूज़ करें, शुष्क जो हमारे पास एक्सटिंग्विशर है उसको। लास्ट मेरे पास अंतिम कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर CO2 भरी होती है। ये हम यूज़ करते हैं लिक्विड के अंदर, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके अंदर, और हमारे पास जो ऑयली सिस्टम होता है उसके अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मैंने जो एक्सटिंग्विशर बताए हैं
समझ भी आ गए हो, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताए हुए हैं, बार बार मैं आपको रिपीट करवाता रहता हूँ चीज़ें, तो याद रहेगी आपको और समझने में भी आसानी होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हमने कर लिया कंप्लीट। इसके अंदर कौन सी गैस होगी? इसके अंदर मेरे पास सामग्री जो होगी ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन हम यूज़ करते हैं हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट और मेरे पास एक नेगेटिव प्लेट है, उनके बीच में हम एक सेपरेटर लगाते हैं। तो जो सेपरेटर हमारा होता है छिद्रयुक्त सेपरेटर हम यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है मुझे? 37 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रतिरोध रजिस्टर में प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो मेरे पास क्या होगा? टेम्परेचर के साथ ये मेरे पास प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो वो प्रतिरोध कौन सा होता है? वो होता है मेरे पास सेंसिस्टर प्रतिरोध होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ। थर्मिस्टर कौन सा होता है, एलडीआर कौन सा होगा और वेरिएस्टर कौन से टाइप का प्रतिरोध होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं विद फोटोज। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास कौन सा है? सेंसिस्टर प्रतिरोध है, जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मेरे पास क्या है? इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है? नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो प्रतिरोध है, ये वाला मेरे पास है थर्मिस्टर का प्रतिरोध, ठीक है। ये मेरे पास टेम्परेचर पे, यही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट और मेरे पास एक और है, ये मेरे पास है एलडीआर, जिसके अंदर क्या, ये मेरे पास लाइट के सेंसिबल डिवाइस होता है। इसके ऊपर जो मेरे पास लाइट, जितनी ज़्यादा इसके अंदर लाइट होगी, इसके ऊपर जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी, ठीक है, उतना ही इसका जो प्रतिरोध है वो कम होता चला जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी बोलते हैं लाइट हमारे पास ये प्रतिरोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपका क्या है? सेंसिस्टर टाइप का ही प्रतिरोध है। और ये मेरे पास है वेरिएस्टर प्रतिरोध, ये आपको पता होना चाहिए, वेरिएस्टर प्रतिरोध होता है, ठीक है। इस टाइप के वेरिएस्टर प्रतिरोध दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक आपको प्रतिरोध के बारे में मैंने आपको बताए हैं, तो कुछ कॉमन प्रतिरोध है उनके बारे में उम्मीद करता हूँ समझ भी आ गए हैं। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वीएफडी का सही पूर्ण रूप है? वीएफडी का मतलब क्या होता है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर काम किया है, कंपनीज़ वगैरह के अंदर काम किया है, तो वहाँ पर हम वीएफडी यूज़ करते हैं, वो आपने देखी भी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ विद फोटोज़ के साथ वीएफडी किस तरह से दिखाई देती है। ये मेरे पास क्या है? वीएफडी का पैनल है इस तरह से। ये जो लगा हुआ बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये होती है वीएफडी। वीएफडी मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है। ये काम क्या करता है? ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करेगा, कम ज़्यादा करेगा। फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर ये हमारे पास जो मोटर लगी होती है उसकी स्पीड को भी कम ज़्यादा कर देगा। किस तरह से कम ज़्यादा करेगा? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है N बराबर 120 F/P। हमारा ये फॉर्मूला बनता है स्पीड का फॉर्मूला। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी को मैं कम ज़्यादा करूँगा तो मेरी स्पीड भी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं वीएफडी का, स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस के रूप में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीएफडी के बारे में समझ में आ गया। ये इसका पैनल दिखाई दे रहा है आपको। चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है अच्छी तरह से वीएफडी के बारे में। नेक्स्ट क्या दे रखा है? एक छत के पंखे को फर्श से डैश ऊपर लटकाया जाना चाहिए। जो छत है हमारे पास, उससे पंखे की कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, सभी को पता होता है 2.75 मीटर हमारे पास हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है? प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या दर्शाते हैं? अब आपने अगर फर्स्ट एड वगैरह कर रखी है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एड के अंदर ABC जो हमारे पास प्राथमिक चिकित्सा होती है उसके अंदर ABC क्या दर्शाता है? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये हमारे पास जो है तीनों टर्म दिखाते हैं ABC जो है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पता चल गया है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? संधारित्र जो मेरे पास इस तरह की मोटर दे रखी है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, इसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है। आगे मेरे पास क्या दे रखा है? दूसरी जो मेरे पास कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की तुलना में जो टॉर्क होता है वो कितना होगा, वो पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इस मोटर के अंदर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के अंदर जो मेरे पास बला गुण होगा वो उत्कृष्ट बला गुण होता है
हाईएस्ट टॉर्क होता है। किसकी कंपैरिजन में? रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है मुझे? आरएलसी परिपथ में कला जो मेरे पास एंगल है अग्रगामी है, मतलब मेरे पास कला जो एंगल है, फेज एंगल है, वो अग्रगामी होगा। तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी? एक्स सी जो होगा वो ज़्यादा होगा और एक्स एल होगा वो क्या होगा? एक्स एल मेरे पास कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कैपेसिटर के अंदर हमेशा मेरे पास क्या कंडीशन रहती है? ये वोल्टेज है तो मेरा करंट क्या होगा? लीड होता है कैपेसिटर के अंदर, जिसे बोलते हैं अग्रगामी। कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर ज़्यादा होगा तो। अगर मेरे पास होगा इंडक्टर का केस, इंडक्टर के केस में मान लीजिए ये मेरे पास वोल्टेज है तो करंट मेरा क्या होगा? करंट मेरा होगा लैग, इसे बोलते हैं लैग। ठीक है, जिसे बोलते हैं पश्चगामी। तो यहाँ पर मेरे पास कंडीशन दी हुई है अग्रगामी। अग्रगामी यानी कि एक्स सी मेरा ज़्यादा होगा और एक्स एल मेरा कम होगा, तभी ये कंडीशन बनेगी अग्रगामी की, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? एल्बो इनमें से किसके लिए उपयुक्त होते हैं? एल्बो आपको दिखाई देता है। एल्बो आपने यूज़ भी किया हुआ है। एल्बो क्या होता है? इस तरह से कोई पाइप के आकार का कुछ छोटा सा टुकड़ा होता है एल्बो। ठीक है, जो मुड़ा हुआ होता है इस तरह से, इसे बोलते हैं हम एल्बो। तो एल्बो हम क्यों यूज़ करते हैं? शॉर्ट बैंड के लिए। कहीं पर हमें छोटा सा हमें मोड़ यूज़ करना है, कहीं पर हमारे पास मोड़ है, शॉर्ट बैंड है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसको? एल्बो को। ठीक है, इस तरह से एल्बो होती है, जो कि आप जानते भी हो। नेक्स्ट क्या दे रखा है मुझे? लकड़ी के सामानों में पर छोटे छिद्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। अब लकड़ी का सामान है, उस पर छोटे छिद्र बनाने हैं तो किसका यूज़ करेंगे हम? गिमलेट का यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता है गिमलेट किस तरह से दिखाई देता है तो मैं आपको दिखाता हूँ फोटोज़ के साथ। ये मेरे पास जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं गिमलेट। ठीक है, जो लकड़ी के ऊपर क्या है, छोटे जो होल्स वगैरह करने के लिए काम आता है, तो इसे बोलते हैं गिमलेट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है, पता चल गया हो गिमलेट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? 45 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास। निम्न में से किसके उत्पादन के लिए एलसी ऑक्सीलेटर, जो मेरे पास एलसी ऑक्सीलेटर का मतलब क्या होगा? इसके अंदर एक तो मेरे पास एल जुड़ा है, एक मेरे पास सी जुड़ा होगा। ठीक है, ये मेरे पास एलसी ऑक्सीलेटर होगा। तो एलसी ऑक्सीलेटर हम ऐसा यूज़ करते हैं हम अत्यंत उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए, रेडियो आवृत्ति करते हुए यूज़ करते हैं और उच्च आवृत्ति के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस्तेमाल किसके लिए नहीं करते हैं हम? अत्यंत निम्न आवृत्ति के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते एलसी ऑक्सीलेटर का। ठीक है, जिसके अंदर हम जो इंडक्टर और हमारे पास कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है? इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? अर्धगोलाकार यानी कि मैं आपको फोटोज़ के साथ दिखाता हूँ। फोटोज़ किस तरह से दिखाई देगी इसकी? ये जो आपको दिखाई दे रही है सारी, ये मेरे पास क्या है? रेती है, जिसे हम फाइल बोलते हैं। ठीक है, ये मेरे पास ट्रायंगुलर फाइल है, ये मेरे पास स्क्वायर फाइल बोलते हैं इसको, ये राउंड फायर है, गोलाकार होगी, ये फ्लैट फायर होगी, और जो लास्ट होगी आपके पास, लास्ट आपको दिखाई दे रही है हाफ राउंड फाइल, जो कि अर्ध गोलाकार ये मेरे पास फाइल है। अब इसके बारे में पूछा गया है तो आपने फाइल देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चंस क्या दे रखा था? अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध कौन सी फाइल होती है? सिर्फ रास्प कट फाइल हमारे पास अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें? डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? यानी कि हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डीसी मोटर के अंदर EB बटा में फाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास जो स्पीड होगी, गति जो होगी, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी? गति जो है वो EB के तो समानुपाती है, और फ्लक्स के मेरे पास किस में होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है इसे। तो मेरे पास क्या होगा? फ्लक्स राइट आंसर होगा। फ्लक्स की इकाई क्या होती है? फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 48 नंबर। डैश एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री कौन सी होती है? तो हमारे पास लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री स्पंज लेड ही होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेड एसिड सेल की जो सक्रिय सामग्री होगी वो हमारे पास स्पंज लेड ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रवर्धक जिसे बोलते हैं एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का हम प्रयोग करते हैं? ये आप सभी को पता होना चाहिए। कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ये ट्रांजिस्टर बनाता हूँ मैं, जिसके अंदर क्या है, ये 3 पॉइंट होते हैं। इस तरह से कॉमन
बना दिया मैंने। ये मेरे पास क्या होगा, बेस माना जाता है। इसको मैंने मान लिया कलेक्टर है। ये मेरे पास क्या होगा, एमीटर है। एमीटर पे हमेशा मान लीजिए मैंने अंदर का निशान दिया है, तो ये मेरे पास जो ट्रांजिस्टर बना है वो बना है PNP, पॉइंट इन है मेरे पास, पॉइंट अंदर की ओर है। ये मेरे पास इनपुट कंडीशन होती है और यहाँ पर मेरे पास ये होती है आउटपुट कंडीशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉमन एमीटर। एमीटर को हमने क्या लिया है, कॉमन लिया है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम क्या बोला गया इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक मानक फूड मिक्सर की घूर्णन गति जो है, रिवोल्यूशन स्पीड है, कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास मिक्सर जो होता है उसकी स्पीड काफ़ी हाई रहती है। 150 से 500 तो ये हो ही नहीं सकती। 500 वाला ऑप्शन हमारा कट हो रहा है, तो हमारे पास 2000 और इनमें आपको डाउट होगा तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा मिक्सर के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर आपको एक मिक्सर दिखाई दे रही है जिसके ऊपर आप ये रेटिंग देख सकते हो। ये एक जगुआर कंपनी की मिक्सर है जिसके अंदर RPM दे रखी है 12000 से लेके 18000 RPM तक। ठीक है, और इसके अंदर इंसुलेशन दे रखा है, क्लास E टाइप का इंसुलेशन है। और ये हमारे पास इसकी वोल्टेज दे रखी है, रेटिंग। यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। जो इसके हमारे पास स्पीड यूज़ करते हैं, कितनी स्पीड हम यूज़ करेंगे, ये तो बहुत हाई रेटिंग की स्पीड है इसके अंदर। हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया था मिक्सर कितना है हमारे पास, वो यूज़ करते हैं लगभग 3000 से लेकर आगे दे रखा था शायद 12000 RPM तक हम यूज़ करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के साथ। ये हमारे पास 12000 नहीं था, ये हमारे पास क्या है 3000 से लेकर 14000 RPM तक हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, आपके माइंड में कोई सुझाव हो, हमें ज़रूर बताएं। तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और टोटल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। 75 नंबर तक क्वेश्चंस हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डन कर लेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था, तो हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है। तो कल हमारे आपके सामने होगा थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 75 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। गुड बाय।